एजुटॉप पे बात चल रही थी ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ी चर्चा हुई गई थी कि ए को बी से अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उसको थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में बात यहां तक पहुंची थी कि जैसे आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप कर रहे हैं तो यहां वेसल ले रहे थे कई सारी। कितनी वेसल ली थी पिछली क्लास में? पहचानिए, एन वेसल्स हैं। जीवन के आखिरी मोड़ तो टेक्निकल नहीं बन पाया। अब देखिए, अगर आप ऐसे चलते जाएंगे तो आप कहेंगे कितनी वेसल्स ली, तो आप कहेंगे एन वेसल्स है। एनथ वेसल में कोई भी हो सकती है, वो जहां पे हमें प्योर है मिल जाएगा वहां रोक देंगे। शुरुआत कहां से की थी हम लोगों ने? यहाँ ए और बी दोनों बराबर थे, एक्स और एक्स बी। बात ये चल रही थी कि जब आप दोनों को हीट करेंगे तो फिर ये वेपर बनाएगा और ये भी बनाएगा, ये बनाएगा वाई और ये बनाएगा। हमने यहाँ पे एज्यूम किया था नीचे कि ए ज्यादा वोलाटाइल है और इसका मतलब पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से, ये एजम्पशन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऊपर ए की वैल्यू बी से ज्यादा मिलेगी। फिर ये जो ऊपर वेपर मिली इसको हम यहाँ पे कंडेंस करते थे। फिर यहाँ मिलता था एक्स डैश ए और एक्स डैश बी। जो एक्स डैश ए है उसकी वैल्यू वाई ए के बराबर है। समझ रहे हैं? जो यहाँ है वही तो कंडेंस होके यहाँ आ रहा है। और जो एक्स डैश बी है वो वाई बी के बराबर है। फिर हमने इसको वापस से हीट किया था, और वापस से जब हीट किया था तो इन दोनों ने फिर से वेपर बनाई थी। और इस बार जब इन दोनों ने वेपर बनाई तो उसकी वैल्यू जाएगी वाई डैश ए और इसकी वैल्यू वाई डैश बी। और आप देखेंगे कि वाई डैश ए और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए इन दोनों में ए ज्यादा वोलाटाइल है और जो मात्रा है वो ए की नीचे है, वो पहले से। कारण कारण यह है कि जो एक्स डैश ए है वही तो वाई है, और जो एक्स डैश बी है वही तो वाई बी, और वाई है वाई बी से। तो एक्स डैश ए भी एक्स डैश बी से। तो यहाँ ए पढ़ता भी ज्यादा है और ए के पास दिमाग भी ज्यादा है, तो ऊपर ए की वेपर और ज्यादा बनेगी। फिर यही काम अगर आप रिपीट करते जाएं तो फिर ये सब बातें हुई थी कि वेसल नंबर 1 को क्या नाम दिया जाए। तो 2 नंबर वाली 1 नंबर वाली से क्या बात करती कि मैं तुम्हारी डिस्ट्रेट और तुम मेरे। ठीक है। और क्या बात हुई थी? 2 नंबर वाली 1 नंबर वाली से कहती है कि मैं कितना वोलाटाइल, ज्यादा है कम? 2 नंबर वाली है मोर वोलाटाइल। कॉपी देख के तुमसे बता दो, ये मोर वोलाटाइल है क्योंकि इसमें ज्यादा वोलाटाइल कंटेंट है ए। देखिए ए की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना सिस्टम मोर वोलाटाइल हो रहा है। और ये वाला क्या होता जा रहा है? तो कॉमन सेंस की बात है, जो ज्यादा वोलाटाइल है वो आगे की तरफ ऊपर ज्यादा जाएगा, तो आगे की तरफ मूव भी ज्यादा करेगा। तो आगे कौन बढ़ता जाएगा? मोर वोलाटाइल। और पीछे कौन छूटता जाएगा? लेस वोलाटाइल। जो पीछे छूट जाए वो रेसिड्यू, जो आगे बढ़े वो डिस्टिलेट। 2 नंबर वाली ने 1 नंबर वाली से दो बातें कही, क्या क्या? मैं तेरा डिस्टिलेट और तू मेरी पहली। दूसरी, मैं ज्यादा वोलाटाइल और तुम तीसरी। अगर हम दोनों को बॉयल किया जाए तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट अगर T1 और मेरा बॉइलिंग पॉइंट, तो मेरा वाला बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि मैं ज्यादा वोलाटाइल हूँ। जल्दी उबल जाती है, ज्यादा वोलाटाइल। समझ रहे हैं? फिर यही काम आप आगे बढ़ाएंगे। एक यहाँ पे टेक्निकल सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए एक्स डैश ए की वैल्यू बताएं। लैंग्वेज कैसी देगा वो? कहेगा एक कंटेनर था उसके अंदर, देखिए कठिन लैंग्वेज बनेगी 5-7 लाइन की। कहेगा एक कंटेनर था उसके अंदर ए और बी थे, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम था, और ए ज्यादा वोलेटाइल था। आपने हीट किया, हीट करने के बाद इनकी वेपर बनी, उसको हमने एक नई वेसल में कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद जो डिस्टिलेट मिला उसमें ए का मोल फ्रैक्शन बताएं। समझ पा रहे हैं? अभी सुनने में बड़ा भी मजेदार लग रहा है, जब वो लिख के आता है तो घोड़े खुल जाते हैं कि पूछ क्या रहा है। यही समझ में आ जाए आपको पेपर के बीच में तो बहुत बड़ी बात है कि पूछा क्या है। समझ रहे हैं? तो बताइए क्या एक्स डैश से निकाला जा सकता है? कैसे? जो एक्स डैश ए है वही तो
तो वो ये पूछे तुम ये बता दो। अच्छा ये तो बता सकते हो ना, वाई निकालना तो पहले बताया गया, बताओ ये वाई कैसे निकालोगे? पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी नॉट एक्स से अपॉन पी नॉट एक्स से। अगर सवाल में तुम्हें एक्स से एक्स भी दिए हुए हैं 0.5 पी नॉट है, पी नॉट भी दे देगा वो, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? ये सॉल्व हो गया तो ये सॉल्व हो गया, और ये सॉल्व हो गया तो ये सॉल्व हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई। ये पूछा जाता है लैंग्वेज। न्यूमेरिकल समझ पा रहे हैं ढंग? ठीक है। एक बात, दूसरी बात पे ये, अगर हम यही प्रोसेस रिपीट करते जाएं तो हम इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करेंगे? जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो यहाँ जो वेपर बनी है उसको वापस से यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस करेंगे तो बताइए फिर से यहाँ नीचे आएगा। ये कैसी वेसल है, खाली है भरी हुई है? अभी खाली है, अब इसको भरेंगे तो ये कितना बनेगा? डबल डैश। तो ये और बड़ा हो जाएगा इससे। बताएं जो एक्स डबल डैश ए है वो कौन है? वही वाई डैश ए है। और जो एक्स डबल डैश भी है वो वही है। तो ये अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो ये भी इससे। सिस्टम में क्या ए का कॉम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है? तो मैं फिर से वही बात बोलेंगे, 3 नंबर वाली 2 नंबर वाली से क्या बोलेगी? वही जो कभी 2 नंबर वाली ने। अब देखिए ये डिस्प्लेट बन जाएगा और पीछे वाला, तो समय देखिए परिवर्तनशील है, तो कोई भी हमेशा के लिए डिस्प्लेट नहीं होता है, समझ रहे? कल वो डिस्प्लेट था, ये डिस्प्लेट है, तुम रेसिड्यू हो। ऐसे 4 नंबर वाली 3 से बोलेगी, फिर 5 वाली 4 से बोलेगी। ये बातचीत आप तब तक करवाएंगे जब तक यहाँ पे आपको क्या ना मिल जाए, पूरी तरीके से प्योर ए ना मिल जाए। जब आपको कभी ना कभी प्योर ए मिल जाएगा तो आपको एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ए अलग हो गया तो बी अपने आप अलग हो गया। एक और बात, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 है, अगले वाले का T2 है, तो अगले वाले का T3 होगा। क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा? क्योंकि सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वोलेटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, तो देखिए T1 पहले ज्यादा था, T2 कम हो गया, T3 और कम हो गया। किस तरह? ये सब जो एक्स्ट्रा बातें लिख लें, बाकी तो लिखा हुआ है। ये कौन सा मेथड है? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। सेल बायोलॉजी चल रहा है, तुम लोग तो बायो पढ़ते नहीं, सेल बायोलॉजी क्यों चल रहा है इसमें? है? पढ़ाया जाएगा? अच्छा। ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाइए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो किस में नहीं चलता? एजियोटॉपिक मिक्सचर को आप इस तरीके से सेपरेट, तो उसके कारण पे चर्चा करें। मान लीजिए मुझे तुम कुछ भी मिला के ले आए, सब हो गया। न्यूमेरिकल समझ के क्या आएगा? ये न्यूमेरिकल आएगा, कॉन्सेप्चुअल यहां से आएगा, तो दोनों प्रकार की बातें हो गई। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है कि अगर तुम मुझे कुछ भी मिला के दे दो, मान लो तुमने मुझे कंटेनर दिया और उसमें यहाँ ए और बी मिला के दे दिया ऐसे, सवाल ये है कि तुम पहचानोगे कैसे कि ये एजियोट्रॉप है या नहीं? क्या पहचाना आपको कि ये एजियोट्रॉप है या नहीं? पहचानने के तरीके समझिए। पहले आप उससे पूछेंगे जो तुम दो बातें मिला के लाए हो ये कैसी हैं, आइडियल है क्या, कैसा सॉल्यूशन बना रही हैं, आइडियल सॉल्यूशन है क्या या रियल सॉल्यूशन है, ये चेक कर लेंगे आप। ये पहचानना बताया गया। अगर वो कहता है मैं आइडियल मिला के लाया हूँ, बेंजीन में टॉलिन मिला के बैठा है वो, है ना, वो मिथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल मिला के बैठा है, तुरंत आपका जवाब होगा नकारात्मक, क्लियर नो बोलेंगे उसको, समझ रहे? सीधी ना मतलब, मुंह पे दरवाजा मार देंगे मतलब इस टाइप। अगर वो कहता है रियल सॉल्यूशन लाए हैं तो क्या बोलेंगे? तुरंत हाँ नहीं कहेंगे, कहेंगे मे बी।
सोच समझ के बोलिएगा, ये ना मे बी बोलना है। तो क्या बोलेंगे? मे बी। कहेगा कि ये कंफर्म कब होगा? कहेंगे जब आप एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन मिलाएंगे, अगर रियल तो लेना ही लेना है, और वो वाला डेफिनेट कॉम्पोजिशन अगर आपने चूज कर लिया, कौन सा वाला जो चाहिए, तो ओके है। और उसके अलावा अगर कोई और है तो फिर नॉट ओके। तो डेफिनेट कॉम्पोजिशन रखेंगे तो यस है, और अगर डेफिनेट कॉम्पोजिशन वो वाला नहीं मिला तो नो है। समझ पा रहे हैं? पहले क्या पूछना है? आइडियल लाए हो, रियल लाए हो? कहेगा आइडियल तो मुंह पे दरवाजा मारिए, रियल बोला तो मे बी बातचीत करेंगे, बैठाएंगे उसको, पूछेंगे कौन सा कॉम्पोजिशन लाए हो, या तो पॉइंट एम वाला लाए होगे, या तो दो पॉइंट बताए थे आपको, या तो एम पे होना चाहिए, या तो अगर इनमें से किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है रियल में तो ओके है, और नहीं तो नॉट ओके। ये हो गया एक टेक्निकल तरीका बात को समझने का। कह रहे लैब में कैसे पहचानेंगे, ये तो ठीक है आप अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन कौन सा वाला लेना है, ये पता कैसे चलेगा? समझ रहे हैं? ये तो मतलब लिखने की बात हो गई, इससे आप प्रैक्टिकली थोड़ी पहचान पाएंगे। भाई आपको यहां तक तो बात ठीक थी कि आइडियल है, क्रॉस पहचानना आता है हमको, रियल है मे बी। अब ये वाला कॉम्पोजिशन तुम्हें वाकई उसने दिया है, या फिर कुछ भी दे दिया और तुम समझ गए कि ये वाला है, ये कैसे क्लियर होगा? पहचानेंगे कैसे कि वो वाला डेफिनेट कॉम्पोजिशन वो लाया है या फिर नहीं लाया? इसे पहचानने का क्या लॉजिकल तरीका है? पहचानने का तरीका, आप हीट करना शुरू करें, बिना वक्त गए गर्म करना शुरू कर दें उसको। बताइए जब हम उसको हीट करेंगे, अब मान लो यहाँ पे ए बी और बी बी है, तुमने इसको हीट करना शुरू किया, सबसे पहले एक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, इसकी वेपर बनेगी, इसकी वेपर बनेगी, बॉइलिंग पॉइंट चेक करो यहाँ पे, मान लो कितना आ गया T1। फिर ऊपर जो वेपर बनी यहाँ पे वाई ए वाई बी, यहाँ पे मान लो एक्स से एक्स भी थे, और यहाँ क्या बन गया? फिर तुमने इसको कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने के बाद ये कुछ डैश हो गया या जो भी हो गया, और फिर तुमने उसको फिर गर्म किया। फिर गर्म करने पे अगर ये T1 टेम्परेचर पे ही उबलता है तो समझ जाओ कि यहाँ पे वही वाला कॉम्पोजिशन है जिसकी तुमने डिमांड की थी, और यहाँ जो तुम्हें भर के दिया गया है वो एजियोट्रॉप है। और अगर ये टेम्परेचर चेंज हो जाए, ये वाला T1 हो जाए और ये वाला T2 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो समझ जाना कि एजियोट्रॉप। समझ आ रहा है? अब प्रश्न ये उठेगा कि इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? इसीलिए इसका नाम है कांस्टेंट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। का मतलब होता है आपने एक ऐसा मिक्सचर चूज किया है जो एक लगातार कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे उबलता रहता है। कल को अगर आप फिर से कंडेंस करेंगे इसकी वेपर बना के दोबारा से, तो भी कितने पे कंडेंस, कितने पे बॉयल होगा? फिर T1 पे। ऐसा हो क्यों रहा है? एक तो ये पहचानने का तरीका समझ में आ गया। भाई लैब जाइए, आपको कुछ देगा, उबालो, उबाला, ऊपर जो बना उसको कंडेंस किया, फिर उबाला, अगर फिर से सेम पे उबल गया तो तुम्हारे हाथ है जियो टॉप लगा है। और उबालने की बात भी तभी करना जब तुम्हें क्या दे वो, ऐसा नहीं सबको उबालने लगे, कुछ भी दे दिया उबालने लगे। जब तुम्हें क्या दे, रियल सो, पहले मे भी खेल के आना, मतलब आइडियल दे दो क्या फालतू में बर्नर खराब करेंगे, सीधे मना करेंगे दरवाजा मारिए। रियल देता है तो फिर उबालेंगे, कहेंगे आइए प्लीज यहाँ पे, फिर उबालेंगे, और अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट मिलता चला जाए तो समझ जाइए आपको सही चीज मिली है, और नहीं तो फिर क्रॉस लगा दे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये मान लो सेम बॉइलिंग पॉइंट अचीव करता चल रहा है, तो ऐसा होने के पीछे वजह क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो आप कहेंगे ऐसा तभी हो सकता है जब सिस्टम की वॉलेटिलिटी चेंज ना हो रही हो। जैसी वॉलेटिलिटी इस कंटेनर में हो वैसी इसमें भी हो, और वैसी वॉलेटिलिटी कब नहीं चेंज होगी? जब ये कॉम्पोजिशन जैसा यहाँ पे हो वैसा ही यहाँ भी हो। मतलब यहाँ पे भी इसको क्या ही होना पड़ेगा, एक्स ए और एक्स बी ही रहना पड़ेगा, डैश नहीं हो सकता अभी। समझ रहे हैं? जो था वही है, और यहाँ पे भी वही है। अगर ये बदल नहीं रहा हो तो आप इसे सेम वोलेटाइल नेचर वाला बोल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऊपर गया फिर बदला क्यों नहीं? तो आप कहेंगे ऊपर भी जो गया होगा वाई ए और वाई बी, उसमें जो वाई ए की वैल्यू है वो किससे मैच कर रही होगी? ऐसा तभी हो सकता है कि ऊपर जो गया हो वो उतना ही हो जितना नीचे एक्स से रहा हो, और एक्स भी उतना ही ऊपर गया हो जितना ऊपर। तो अगर वाई भी किससे मैच कर जाए, तो एक ही तरीका है, क्योंकि ये यहाँ है कंफर्म है,
और यहां वही चाहते हैं जो यहां था, यहां वही चाहते हैं जो यहां था, और यहां पे मिल वो रहा है जो ऊपर से आया है। ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर वाली बात नीचे वाली बात से मैचिंग मैचिंग हो। इसका मतलब वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। तो जो मोल फ्रैक्शन यहां थे, मान लो यहाँ 1/3 2/3 था, तो यहाँ पे भी ऊपर 1/3 2/3, यहाँ पे भी 1/3 2/3, ये कभी चेंज अच्छा है। तो अगला सवाल का जवाब मिला कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ये वाई ये मैच कर जाए किससे, एक्सेस से, और ये वाई भी मैच कर जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये उतना ही आएगा जितना यहाँ था, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज। अब एक और प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक्स ए वाई ए से मैच कर रहा है। गड्ढा समझ रहे कैसे करते हो, धीरे धीरे गड्ढा करिए। तो कहां से चर्चा शुरू की थी, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप ये समझना शुरू करें कि ये मैच क्यों किया, तो उसका एक कारण समझिए। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना होगा। मान लें आप HNO3 ले लें और साथ में पानी ले लें। बताइए HNO3 और पानी ये दोनों आपस में मिलकर क्या आइडियल बनाते हैं, रियल बनाते हैं? तो अगर ये रियल बनाते हैं तो क्या बोलोगे इनसे, ये लोग आगे मान लो कभी तुम्हारे पास, तो क्या बोलोगे, बैठाओगे कि मुंह पे दरवाजा मारोगे? कहोगे मे बी प्लीज कम। तो मे बी जब बोलेंगे तो इनसे पूछेंगे कौन सा वाला लाए हो, कहेंगे कि बॉयल करके देख लो। कह रहे डेटा तो बताओ पहले, कह रहे 68 32 लाए। 68 32 का मतलब 68% W/W ये है और 32% पानी है। कह रहे जब ये कॉम्पोजिशन लाए और इसको जा करके, अब हमें कैसे पता चलेगा तुम सही चीज लाए हो या फिर गड़बड़ चीज लाए हो, हमारे काम की चीज है या नहीं? हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ भर देंगे, यहाँ भरने के बाद हीट करेंगे, हीट करने के बाद यहाँ वेपर बनाएंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे, फिर गर्म करेंगे। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो फिर तुम सही चीज लाए थे। और जब इसको लैब में उबाला जाता है, अब यहाँ बैठ के आप नहीं उबाल सकते, कह रहे उबाल के दिखाओ ना प्लीज, मैं इसे उबलता हुआ देखना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, हम कैसे उबाल देंगे यहाँ पे? उसके लिए आपको लैब जाना पड़ेगा, जो आप कभी गए नहीं होंगे आज तक। आगे उम्मीद कमी है डेफिनेटली। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, जब आप इसको लैब में उबालते हैं, तो इसका जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आता है ये चेंज नहीं होता है, वो आता है 120.4 डिग्री। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए ये आंसर आ गया आपके पास, तो ये जो आंसर आया है ये कहां से आया है? ये लैब से आया है, इसको उबाल के देखा गया वाकई। अब एक सवाल आखिरी कि इनमें ऐसा क्या हो जाता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, इसी कॉम्पोजिशन पे ऐसा क्या हो जाता है? इस कॉम्पोजिशन पे 68 ग्राम HNO3 और 32 ग्राम पानी इस कदर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं कि जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो सेम रेशियो में ऊपर पहुंचते हैं। मतलब सारे के सारे HNO3 सारे के सारे पानी के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर सारे इंगेज है, मतलब इनमें से कोई फ्री नहीं है और इनमें से भी, ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन आपने तैयार किया है, तो फिर हीट करने पे भी जिस रेशियो में नीचे आपस में जुड़े हुए उसी रेशियो में ऊपर भी जाएंगे, और उसी रेशियो में कंडेंस होंगे, फिर उसी रेशियो में ऊपर जाएंगे, तो कभी इनका मोल फ्रैक्शन चेंज, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाता है। कितनों को पूरी बात समझ में आ गई? सीधा झंडे की तरह गड्ढा यहां से शुरू किया गया। देखिए, पहले आप कुछ लाएंगे तो क्या पूछोगे उससे, आइडियल लाए हो रियल लाए हो? आइडियल है तो, और रियल है तो मे भी पूछोगे डेफिनेट लाए हो या फिर कोई ऐसे जनरल उठा लाए हो, पॉइंट 10 वाला है या फिर कोई भी लाए हो? तो कहेंगे चेक करके देख लो ना। कहें ठीक है, कंटेनर में भर दो। कंटेनर में जब भरते हो तो ये ऊपर वेपर बनाते हैं, फिर उसको कंडेंस करोगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो कौन सा वाला है, बढ़िया वाला है, और अगर नहीं है तो फिर क्रॉस लगा देंगे। पता कैसे चलेगा कि वही वाला कॉम्पोजिशन आया है? हीट करके। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर जब आप हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आ रहा है और ये इसी पे लगातार बॉयल होता है। कारण इसका क्या है, सारे HNO3 सारे पानी के साथ इस कदर हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं कि ऊपर भी उसी रेशियो में पहुंचते हैं जिस रेशियो में वो सब नीचे थे, और इसलिए उनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में चेंज नहीं होता। इसलिए ये कॉम्पोजिशन क्या कहलाता है, एजियोट्रॉप। अगर हम 60 40 में मिला दे तो हो सकता है कुछ फ्री रह जाए, कुछ HNO3 या कुछ पानी फ्री रह जाए, तो वो रेशियो बिगाड़ देगा फिर ऊपर जाकर के। इसलिए डेफिनेट कॉम्पोजिशन ही मांगा जाता है, कोई भी जनरल कॉम्पोजिशन में एजियोट्रॉप नहीं मिलेगा। खींचे यहां से, ये तो हो चुका, खींचे जल्दी।
बात नहीं समझे तुम। जब वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर उसी रेशियो में जाएंगे, क्योंकि सब के सब जैसे मान लो एंगेज हैं। आप मान लीजिए एक दो लोग हैं वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, कह रहे जिएंगे साथ मरेंगे साथ, समझ रहे हो? तो दोनों के मरने पे भी एकदम सेम कॉम्पोजिशन ऊपर पहुंचेगा। समझ? दोनों की आत्माएं एक साथ मुक्त होंगी, बॉन्डेड है ना सबके सब, कोई फ्री नहीं बैठा है। किसी को आप अकेला नहीं भेज सकते कि तुम ज्यादा चले जाओ तुम कम चले जाओ, तुम ज्यादा वोलेटाइल हो या तुम लेस वोलेटाइल हो। मतलब ऐसी बात ही नहीं, दोनों अब एक हो गए हैं। समझ रहे हैं? अब HNO3 और पानी दो नहीं रहे हैं, दोनों ने सबने सबके साथ क्या बना लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। कोई फ्री आदमी नहीं घूम रहा है। फ्री मतलब सिंगल, सिंगल समझते हो गए? तो कोई सिंगल नहीं, सबका जोड़ा बन गया है। तो जाएंगे तो साथ में जाएंगे। हाँ आगे प्लीज। आप डेफिनेशन आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ था कि लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। वो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जितना आपको एजियो टॉप में बता दिया गया उसका 30% भी लोग नहीं समझते हैं। कहीं पढ़ के देख लें आप, अगल बगल मोहल्ले गली। अब जिस दिन इस पे टेक्निकल सवाल कोई आ गया थोड़ा सा असर्शन रीजन बेस्ड, तो घोड़े खुल जाएंगे फिर। चले? तो ये समझ गए T1 T1 T1। पीछे वाले में क्या हुआ था, यहां देखो क्या हुआ था, T1 ग्रेटर देन T2। ये क्या है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। यहां बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि वोलेटिलिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो कोई किसी से अलग होने को साथ जिएंगे साथ में, लेकिन उसके लिए डेफिनेट कॉम्पोजिशन चाहिए। बराबर। 120.4 या फिर इसको 393.5 लिख देते हैं एग्जैक्ट करके, 273.1 जोड़ा गया है। तो ऐसा लिखा मिले तो उत्तेजित मत हो जाइएगा, ठीक है? इसमें कुछ पॉइंट ऐड करें। पहला पॉइंट बताइए, ये रियल सॉल्यूशन है या फिर आइडियल है? रियल में ही एजियोट्रॉप मिलते हैं, समझ गए? सेकंड पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। और बताओ, सब बढ़िया। अगला बताओ, ये कौन सा एजियोट्रॉप देगा, मैक्सिमम बॉइलिंग या मिनिमम बॉइलिंग? नेगेटिव में मैक्सिमम मिलता है, उल्टा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसे दिमाग में कनेक्ट करिए ना, उल्टा होता है मामला। वहां बैठ के थोड़ी ग्राफ बनाओगे कि एक बार कॉपी में ग्राफ देख लूं क्या। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या लिखवाया गया था, है ज्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है। तो यहां भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप कभी चेक करने पे आ जाए तो डेटा निकालें अगर, तो HNO3 का डेटा होता है 80 डिग्री सेल्सियस बीपी का, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो दो डेटा आपको दिए गए ये किसके हैं बताएं, हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट के। और बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का है वो कितना दिया है, 120.4। कैसा है, इससे कम लग रहा है हमारी डायलॉग, और इससे भी, तो इन दोनों से ज्यादा है क्या? तो यही लिखा है कि इंडिविजुअल से ज्यादा होता है एजियोट्रॉप का। तो बातें मैच कर रही हैं, अंत है। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इतने तेज वो भी नहीं है, इतनी भी उम्मीद मत करिए उनसे। इसके बगल में लिखना ग्राफ नंबर 2.10। ये सब बातें किस
ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हो रही है, ग्राफ नंबर 2, और उसमें भी कौन सा पॉइंट है, एन, जहां पे मिला था आपको क्या, नेगेटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर का मिनिमा और बॉइलिंग पॉइंट का मैक्सिमम, ढूंढ लोगे ना। चलिए एक पॉइंट लिखें, एसर्सनीजन का सवाल 2024, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सही बात है, बगल में क्या लिखोगे, ट्रू है, ये तो लिखो ट्रू है, गलत सही बचाओ, कारण पूछेगा तो क्या बताओगे, क्योंकि सिस्टम की वोलेटिलिटी चेंज, उसका कारण क्या होगा, क्योंकि लिक्विड फेज और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होते हैं, जैसा लिक्विड में होता है वही वेपर में पहुंचता है, सेम कॉम्पोजिशन। सेकेंड पॉइंट, अब ये सब दिमाग में रखें, हर चीज लिखने की थोड़ी है। सेकेंड पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी separated by azeotropic distillation, can be separated by azeotropic distillation, सही गलत है, बगल में लिखें ये भी सही है, क्या अभी तो कह रहे थे तो उनको अलग नहीं कर सकते, बात सही है, वो अलग नहीं कर सकते, लेकिन कौन से मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में कुछ अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि वो तब लगता है जब वोलेटिलिटी में हीट करने में डिफरेंस क्रिएट हो, यहां बॉइलिंग पॉइंट चेंज ही नहीं हो रहा तो क्यों अलग कर पाओगे, तो अब एक नया तरीका डाला गया मार्केट में, कौन सा, अलग करने पे मान लो आ जाए तो एक नया तरीका है क्या, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, यही डालो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, 3-4 लाइनें सम्मान में लिख लो, नहीं तो ये सब एनसीईआरटी से खुद पढ़ लोगे, ऐसा कहा जाता है, कह रहे मैं अखबार ना पढ़ पाऊं, पेज 3 पढ़ता हूं केवल, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन लिखें, इट इज अ टेक्निक, it is a technique which involves the entry of entrainer, which involves the entry of entrainer, इंग्लिश में थोड़ा सा यहां देख लें प्लीज, which involves the entry of entrainer, comma, substance that changes the volatility, substance that changes the, comma लगा के आगे लिखें, substance that changes the volatility of one of the component in the azeotropic mixture, रिपीट करें फिर सुन लें, जो कान ज्यादा काम करता है उससे, it is a technique which involves the entry of entrainer, comma, substance that changes the volatility of one of the component in the azeotropic mixture. Second point, in this case entrainer reacts with, in this case entrainer reacts with one of the components to form a non-volatile compound, क्या कह रहे हैं समझिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए और बी अलग होने को तैयार ही नहीं है ना, सब के सब इन्वॉल्व हैं ऐसे आपस में, तो अगर ये अलग होने को तैयार नहीं तो इनकी जिंदगी में क्या मिला दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हीट करके तो अलग हो नहीं रहा, 68-32 का मामला है, तो बताइए अलग नहीं हो रहा, इनकी जिंदगी में क्या मिला दो, सी मिला दो, सी क्या करता है, सी का नाम है एंट्रेनर,
सी क्या करता है, किसी एक व्यक्ति के साथ, मान लीजिए बी पसंद आया तो बी के साथ मिल करके वो एक डी बना लेता है, और डी कैसा हो जाएगा, ऐसा सी मिलाओ कि डी नॉन वोलेटाइल हो जाए। अगर डी नॉन वोलेटाइल हो गया तो बताइए बी और सी मिल करके क्या बना गया, डी, और वो दोनों नॉन वोलेटाइल हो गया। अब ये लोग तो वेपर बनाएंगे नहीं, चाहे कितना हीट कर लो। तो जब हीट करोगे तो कौन वेपर बनाएगा सर, तो ये अलग हो जाएगा, क्योंकि यही वेपर बनाएगा। इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। ये मेथड क्या कहलाता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपके हाथ ऐसा व्यक्ति लगे जो अलग होने को बिल्कुल तैयार नहीं। पर इतना काफी है। आखिरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चैप्टर जब शुरू हुआ था तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन तक पहुंचाया था पहले, याद आया, लौट के आइए वहीं पे। देखिए जब लिक्विड सॉल्यूशन में बात हुई थी तो मैंने कहा था कि सॉल्वेंट मैच करना चाहिए किससे, है, ठीक है। तो जैसे मान लें सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन की फेज अगर यहाँ लिक्विड लिखा है तो क्या होगी, लिक्विड होगी। सॉल्वेंट की भी लिक्विड होगी, इसकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन केस बन जाएंगे। तो मैंने कहा था इन तीन केसेस को पढ़ना है हमको। फिर इन तीन केसेस को जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो बताइए तीन केस के अंदर लिक्विड लिक्विड आप पढ़ चुके हैं, लिक्विड में सॉलिड मिला के भी पढ़ चुके हैं, लिक्विड में लिक्विड मिला के भी पढ़ चुके हैं, ये सब हो चुका है। पानी में यूरिया मिला के पढ़ चुके हैं, पानी में आप कुछ ऐसा मिला दें, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये सब भी पढ़ चुके हैं। ये वाला रह गया है, कौन सा वाला, लिक्विड में। ये तीसरा केस जो रह गया है, केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 डन है, केस नंबर 2 भी डन है, केस नंबर 3 हेनरी लॉ। पहले ही बताया था मैंने कि चैप्टर यहीं खत्म होगा। हेनरी लॉ में क्या पढ़ते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, बनाए जल्दी से। तो आखिरी बात ये करने जा रहे हैं, इसका कहानी खत्म की ओर। अब जैसे एजियोट्रॉप में केवल डेफिनेशन लिखवा के छोड़ देते हैं, तो 2-3 लेक्चर ऐसे कर करके हर चीज में बचाते बचाते 2-3 लेक्चर कम में भी खत्म हो जाता है। लेकिन फिर वो कहा जाएगा बाकी तुम खुद पढ़ लेना, खुद तुम उसी को पढ़ोगे 7 लेक्चर में। कहां से, एक एनसीईआरटी खोलोगे, फिर एक किताब खोलोगे, फिर समझ तुम्हें आएगा नहीं क्योंकि तेज भी हो, समझ लो, फिर 4 जगहों से और पढ़ोगे। तो जो काम हम 2-3 लेक्चर में करा खत्म कर देंगे, तुम 8-9 समय करोगे, समझ रहे ना। तो लोगों को लगता है कि थोड़ा सा क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा जाए, तो एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि कहानी पूरी खत्म हो जाए। मेरी जब भी कोई क्लास खत्म हो रही किसी भी टॉपिक की, उसके बाद आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताबें आप जो है किसी को नहीं भेजें, दे दे। ये होता है, नियत का फर्क है तुम्हारी, नियत खराब है तुम्हारी। हेनरी लॉ लिखे, इट इज अबाउट, आगे बढ़े, हो गया इतना काफी है। ट्रेनर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। जितना बता, मैंने आपको पहले बताया, जितना मैं बता दे रहा हूँ उसका अगर आप 70% भी समझ जाएंगे तो आप बड़े से बड़े व्यक्ति को दरीब बैठा के पढ़ा सकते हैं, दरीब बैठा के, कुर्सी भी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फैंटम बिल्कुल मत बनिए, आगे बढ़ते रहिए बस फटाफट। इट इज, मैं खुद ही आपको बहुत सारी बातें बता देता हूँ ऐसी कि उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, उसके अंदर ही रहिए, समझ रहे, कुर्ते के अंदर रहना सीखिए। इट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, हेनरी लॉ में लिखना शुरू करें, इट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, this law is applicable at constant temperature, this law is applicable at constant temperature। क्या है कानून, आइए समझे। पहली बात तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है,
इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी एक सॉल्वेंट है और इसके अंदर हमने मान लें N2 गैस मिला दी, तो ये सॉल्यूट का काम करेगी। ठीक है, अब इसकी सॉल्बिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है, तो इसकी जो सॉल्बिलिटी होगी, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बेसिकली दो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर। थोड़ा सामान्य ज्ञान लगाइए अगर, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा, आपने केमिकल क्लिप में भी पढ़ा हुआ है। प्रेशर बढ़ने पे गैस के पार्टिकल क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो इसके अंदर सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। अगर आप ठंडा कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, ठंडा कर दें, तो भी पार्टिकल पास आएंगे और तब भी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्बिलिटी बेसिकली दो बातों से कंट्रोल होती है, कौन कौन सी? हेनरी लॉ में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें से एक बात को हम कांस्टेंट कर लेते हैं। हेनरी लॉ किस पे दिया गया है? तो उसने एक वेरिएबल को खत्म कर दिया। अब वेरिएबल सिर्फ क्या बचा? ये वाला वेरिएबल खत्म। अब सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्रेशर की। और उसको कनेक्ट करेंगे किससे? बने भैया, ठीक है, इंटरनल बात और जानकारी जाननी है भैया। इंटेनर बताओ क्या होता है? अभी इतना ही नहीं पूछ पाएगा वो। तुम्हारी कॉपी में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो मतलब शुरू भी नहीं कर पाएंगे लोग, समझ रहे हैं? तुम इंटेनर बोल के आ जाओ, कहेंगे क्या बोला आए, तो तुम बैगन बोल देना, बस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे हेनरी लॉ देना शुरू किया गया। तो जब भी हम हेनरी लॉ की चर्चा करेंगे तो पहली चीज ऊपर क्या लिख रहे हैं? सारी बातें कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रही। बयान पहला, दूसरा, तीसरा। चेक करें, कोई पूछे कि ये कौन है? मोलैलिटी, मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। ये कौन है? प्रेशर ऑफ गैस। कोई पूछे सी कौन है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। पी कौन है? प्रेशर ऑफ गैस। पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। भाई मोल फ्रैक्शन किस में निकालोगे? जो मिक्सचर बन गया है उसके अंदर। कोई पूछे ये तीनों क्या है? तीनों हेनरी लॉ है। कह रहे हैं एक नहीं समझ ला, तीन तीन हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के तीन वर्जन है, तीनों को आगे बढ़ाइए तो बीच में कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट लगेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट का नाम है के एच, हेनरी के नाम पे एच लिखा गया। बीच में कांस्टेंट लगा दें तो ये वर्जन है। अब सवाल उठता है कौन सा लॉ हम कब लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? कोई सवाल आया मान लो, तो हमें ये वाला लॉ लगाना है या वो लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ये कैसे पता चलेगा?
तो आपको यूनिट दी होगी हेनरी लॉ कांस्टेंट की हमेशा। यूनिट ऑफ के एच, पहले वाले में आइए। अगर ये केजी में, ये एटीएम में, तो केजी पर एटीएम। अगर आपको ऐसी यूनिट मिलती तो आपको पहला वर्जन लगाना है। देखिए ये मोलैरिटी में होगा, मोल पर लीटर, और ये एटीएम तो मोल पर लीटर पर एटीएम। अगर आपको ऐसी यूनिट मिलती तो ये वर्जन यूज करें। इसमें देखिए मोल फ्रैक्शन के पास कोई यूनिट नहीं है, तो केएच की यूनिट किससे मैच करेगी? तो अगर एटीएम जैसा मामला हो केएच की यूनिट में तो ये लगाएं। तो यूनिट देख करके बात करेंगे, क्योंकि केएच तो वो आपको देगा ही, या पूछेगा कुछ इशारा होगा तो वहां समझ जाएंगे यूनिट क्या है। सब ठीक है, हंसी खिचोली ना करो, समझते जाओ। अगला पॉइंट लिखें। केएच के बारे में है डालें। वनडे वन टॉपिक पढ़ोगे क्या? लिखें केएच हेनरी लॉ कांस्टेंट, उसके बारे में 2 पॉइंट है डालें। केएच हेनरी लॉ कांस्टेंट, पहला पॉइंट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। It is not a universal constant. दूसरा पॉइंट, it is a characteristic constant. It is a characteristic constant. आप बताइए यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं मतलब बदल सकता है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट मतलब कुछ चीजों के बदलने से बदलता है। तो कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीजें बहुत कम बदलती हैं, इसलिए जनरली कांस्टेंट रहता है ये। लेकिन वो चीजें क्या है? केएच डिपेंड्स अपॉन, केएच डिपेंड्स अपॉन 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली, नेचर ऑफ गैस। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ गैस। गैस के ब्रैकेट में लिखें सॉल्यूट, नेचर ऑफ गैस ब्रैकेट में सॉल्यूट। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा, टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर। अगर ये 3 बातें फिक्स हो गई तो केएच भी फिक्स। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने कहा N2 डिजोल्व होने आ रही है, किसमें? पानी में, 25 डिग्री पे। तो फिर तीनों बातें फिक्स, तो केएच भी। इन तीनों में से अगर एक भी बदला तो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखे हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, हेनरी लॉ इज वैलिड only for those gases which are not chemically reactive, which are not chemically reactive with solvent। अंडरलाइन करें नॉट केमिकली रिएक्टिव को। इस पे सवाल आते हैं, एग्जाम्पल लिखें। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कॉमा, एग्जाम्पल लिखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कॉमा HCl कॉमा
NH3 in water cannot be explained by the help of Henry law, because they are chemically reactive, with water. क्या कह रहा है, पढ़िए। हेनरी लॉ किस पे वैलिड है? जो रिएक्टिव ना हो, क्योंकि रिएक्ट करके तो फिर तो कहानी प्रोडक्ट ही बदल जाएंगे ना। तो जैसे आपने CO2 लिया है ना, HCl लिया, अमोनिया लिया, ये सब गैसेस लिया आपने, और इनको किससे मिलाया? तो पानी से रिएक्ट कर सकते हैं लोग। पानी से क्या रिएक्शन होगी समझिए। CO2 पानी में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा? H2CO3। आगे चल के वो H+ अलग हो जाएगा, कार्बोनेट निकाल सकता है अपने अंदर से, या SCO3- निकाल सकता है एक स्टेप में। इसमें है, यहाँ पे SCO3- भी बन सकता है अगर आप पहला स्टेप देखें तो। दूसरे स्टेप में क्या निकाल देगा? अगले स्टेप में ये टूट करके क्या बना देगा? एक और H+ निकाल देगा, कार्बोनेट निकाल देगा। इस पे आइए, बताइए इसमें क्या होगा? ये एसिडिक व्यक्ति है तो ये इसको प्रोटॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा Cl- और वो बन जाएगा। ये कैसा बेसिक व्यक्ति है तो ये प्रोटॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा NH4+। खींचे। इसीलिए इन तीनों की रिएक्टिविटी को पानी में समझाया हेनरी लॉ की मदद से नहीं पॉसिबल। हिंट डालिए, solubility of some gases in water। कुछ गैसेस की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिख लें। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? अमोनिया। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा डिजोल्व होती है। इसमें आप देखेंगे जो इधर वाले प्राणी हैं ये रिपल्सिव गैसेस हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने कभी जीवन में पढ़ा, इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से। तो Z कौन है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ऐसे भी घुमा सकते हैं सवाल कि इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा है, इसलिए इसमें क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसीलिए इनको डिजोल्व करना बहुत मुश्किल है। इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना डिजोल्व होने में आसानी होगी। इन लोगों का Z कैसा होता है? 1 से छोटा। Z क्या बताता है? कौन सी गैस इजिली डिजोल्व हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, या कौन सी नहीं। अगला पॉइंट, पानी पी ले, सुनाई पड़ जाता है। कान बहुत तेज है हमारे, इंद्रियां प्रॉपर काम करती हैं हमारी। यही डालिए एक पॉइंट लिखिए, राउल्स लॉ is the special case of Henry law। Raoult's law is the special case of Henry law। क्या कहना चाहते हैं देखिए, हेनरी लॉ में आपने जो तीसरा वर्जन ये वाला उठा लें, ये देखिए कुछ कुछ राउल्ट लॉ से मिलता जुलता नजर आता है। तो हेनरी लॉ का वर्जन ये है, इसको अगर ऐसा लिख दें P = KH × X चलेगा। ये हेनरी लॉ है।
इसमें अगर ये KH की वैल्यू P0A से मैच कर जाए, हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, वो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड की बात है, ये अलग कहानी है, लेकिन अगर KH की वैल्यू P0A से मैच कर जाए तो ये दिखने लगेगा, ये दिखने किस तरीके से लगेगा, तो ये दिखने लगेगा P इज इक्वल टू KH की जगह कौन आ गया, P0A, और अगर A की बात हो रही तो यहाँ पे A लिख सकते हैं, तो ये किसकी तरह दिखने लगेगा, राउल्स लॉ की तरह। तो इसलिए कहा जाता है कि राउल्स लॉ एक स्पेशल केस माना जा सकता है, किसका, हेनरी लॉ। चलते जाइए, हिंट डालिए उसके बाद। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, भाई KH अगर P0A जैसा हो जाए तो किसकी तरह दिखने लगेगा, ये राउल्स लॉ की तरह। चलिए, सांस लेने थोड़ी आता हूँ। हिंट डालो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ऐप नंबर 1, if we open the bottle, यहां तक आपको अच्छा लगा होगा, आगे लिखिए ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। इफ वी ओपन द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रैकेट में लिखिए कार्बोनेटेड बेवरेज, कार्बोनेटेड बेवरेज। कार्बोनेटेड बेवरेज क्या होता है, टेक्निकल लोग ऐसी बातें करते हैं कि जैसे पानी है, पानी में आपने CO2 मिला दिया, है ना, कंप्रेस करके मिला दिया, अपने आप थोड़ी ऐसे मिल जाएगी, प्रेशर बढ़ाया, दबाव बना के और उसको मिला दिया तो डिजोल्व हो गई पानी में, कौन, CO2। थोड़ा सा उसमें चीनी नहीं मिला दी, फ्लेवर में डाल दिया, है ना, कोका कोला बन गया, अपना बंद करके दे दिया, खाइए पीजिए। तो उसके अंदर क्या बंद है, एक तरीके से सल्लू भाई कहते हैं क्या, उसके अंदर क्या बंद है, तूफान बंद है। तो तूफान का मतलब समझ में, कभी उसमें क्या कहना चाहता है, तो सलमान भाई कहना चाहते हैं कि उसमें तूफान, तूफान बंद का मतलब ये है कि उसके अंदर CO2 कंप्रेस्ड फॉर्म में है। इसमें अगर आप उसे झटके से खोलेंगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, प्रेशर रिलीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होने से सॉल्बिलिटी गिर जाती है। क्यों, प्रेशर और सॉल्बिलिटी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। देखिए, ये देखिए सॉल्बिलिटी तो है, कंसंट्रेशन बोलो या सॉल्बिलिटी बोलो, बात तो एक ही ना भाई, मोल पर लीटर। तो बताइए प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी भी ज्यादा होगी, गैस की किसमें, उसी लिक्विड में, सॉल्यूशन के अंदर। और अगर ये प्रेशर में रिलीज कर दें, कम कर दें, तो सॉल्बिलिटी भी कम हो जाएगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो बताइए जैसे अचानक से आप ढक्कन ऐसे खोलेंगे, ओपनर से झटके में स्टाइल में ऐसे खोला आपने, तो उसमें से एकदम जैसे देखिए झाग निकलता है, अभी पैदल लोग यही बोलते हैं झाग निकला, टेक्निकल आदमी बोलता है एफरवेसेंस निकली, किसकी, एफरवेसेंस निकली किसकी। कई लोग कहते हैं देखो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक फैल गई, ये आम जनता ये बातें करती है। कार्बोनेटेड बेवरेज कौन बोलते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आइए, तो क्या बोलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, थोड़ा और नीचे आइए, कोका कोला, और एकदम लेट जाइए तो ठंडा पिलाओ। तो भैया ठंडा पिलाओ, अबे ठंडा बहुत कुछ होता है जीवन में। तो आप समझिए, कार्बोनेटेड बेवरेज का मतलब समझ गया, सॉफ्ट ड्रिंक को बोलते हैं कार्बोनेटेड बेवरेज। तो अगर आप देखिए जैसे ढक्कन यहाँ लगा हुआ, आपने अचानक से प्रेशर रिलीज कर दिया, तो ये कंटेनर था, इसमें अचानक से आपने प्रेशर को, इसका जो ये लॉक लगा था ऊपर से, आपने खोल दिया, जैसे अचानक से आप इसको ओपन करेंगे तो बताइए प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्बिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, किसकी, सॉल्बिलिटी ऑफ CO2। और बताइए अगर ये डिक्रीज हो गई तो भगदड़ मचेगी, CO2 को कहा जाएगा कि तुम लोग अब यहां मत रहो क्योंकि सॉल्बिलिटी बहुत कम हो, अब उतने मोल तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकते, तो CO2 भागेगी अचानक से यहाँ से। सारी CO2 जब यहाँ से भागना चाहेगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल को जाना होगा, तो जब ये भगदड़ मचेगी तो बताइए, पता लगा एक CO2 इधर भाग रही है, एक इसके ऊपर से भाग रही है, तो यहाँ से जैसे ढक्कन खुल गया, तो क्या काफी सारी CO2 अचानक से बाहर आना चाहती है, तो वो अपने साथ फ्लो में किसको ले आती है, लिक्विड को भी ले आती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं क्या कोल्ड ड्रिंक फैल गई, बराबर।
और टेक्निकल फॉर्म में क्या बोलेंगे, जो ये बाहर अचानक से निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस, एफरवेसेंस ऑफ CO2। आसान भाषा में आप बोल सकते हैं झाग। लेकिन तो इससे बचाव के लिए क्या करें, मान लीजिए आपको अपनी कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरानी इधर उधर, तो क्या करें, संभाल के खोलें, थोड़ा सा सोफिस्टिकेट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज करते जाएं, थोड़ी थोड़ी CO2 बाहर निकलती जाएगी, है ना, एकदम से मत खोलें। ऐप नंबर 2, 3 पॉइंट इसमें की पॉइंट है, क्या क्या जो सामने लिखे हुए, प्रेशर डिक्रीज, सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। ये सॉल्बिलिटी किसमें है CO2 की, पूरा ही लिख लो, इन वाटर, solubility of CO2 in water decreases। ऐप नंबर 2, when a sea diver, when a sea diver, ड्राइवर ना लिख लेना, when a sea diver jumps into water, comma, after some times when he returns to the surface, after some times when he returns to the surface, then the solubility of N2 in blood, then the solubility of N2 in blood, 4 ऑप्शन बनाओ, इंक्रीजेस डिक्रीजेस सेम कह नहीं सकते। देखिए वो कह रहा है कि जैसे सी डाइवर है, कोई आदमी, ये पानी का अंदर लेवल भरा हुआ है, इसके अंदर कूद गया, कहीं समुद्र में, मान लो समुद्र अवेलेबल ना हो, कहीं तालाब में कूद सकता हूँ, किसी में भी कूद सकते हैं अपनी चुल्लू पर पानी में भी डूब जाते हैं लोग, डूबने वाले तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये कूदा ऐसे, अब ये कूदा तो बताइए पहले नीचे जाएगा ना, अरे यहीं पड़ा रहेगा इस ऊपर ही, तो नीचे जाएगा पहले, फिर नीचे से क्या करेगा, ऐसे यहां से ऐसे ऊपर की तरफ तैरता हुआ आएगा। जब ये ऊपर की तरफ तैरता हुआ आ रहा होगा तो पूछा गया तब क्या होगा, प्रश्न समझ रहे हैं। देखिए जब नीचे जाएगा, ऐसे कूदा और नीचे जा रहा होगा, तो नीचे जाते समय तो प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ बढ़ता जा रहा है, देखो नीचे जाते समय, जब लौटेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो कह रहा है कि जब वो लौटेगा तो क्या क्या होगा, तब समझाओ। तो आप कहेंगे ये वापस लौटते समय प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो ब्लड के अंदर सॉलिबिलिटी ऑफ N2 कम हो जाती है, इसलिए वहां से N2 क्या होती है, एक्सेल होती है, क्या होती है, एक्सेल, इनहेल नहीं, बाहर की तरफ जाती है, खींचे, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, solubility of N2 in blood decreases। खींचे फटाफट जल्दी से, एक सवाल लिखेंगे। चले, बस एक पॉइंट लिख लें, प्रेशर डिक्रीज, सॉलिबिलिटी ऑफ N2 इन ब्लड डिक्रीज, एक्सेल होगी N2। क्वेश्चन,
पढ़ो भी सवाल। क्या कह रहा है देखिए, 298 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सवाल आया, तो उसके अंदर आपने सॉल्बिलिटी चेक करी। किसकी? N2 की। किसके अंदर? पानी के अंदर। कितनी मिली? ये। अब 3 वर्जन है आपके पास हेनरी लॉ के, कौन सा वर्जन लगाएंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन वाला, सी वाला। सी वाले इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि, समझ रहे हैं, क्या आप सोचें कि, समझ रहे हैं, जरूरत है सी वाले के लगाने की, इसलिए लगा रहे हैं। तो इसमें एक ही कंसंट्रेशन वाला टर्म यही आ रहा है और कहीं तो आ नहीं रहा है। मोल पर लीटर है, देखो ये। तो ये वर्जन यूज हो जाएगा मोल पर लीटर वाला। तो ऐसे पता चलता है कि भाई कौन सा वर्जन लगाना है, सवाल खुद बता देता है। तो सी इज इक्वल टू लगाओ के एच इंटू पी। सी की वैल्यू बताओ, 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। के एच पता नहीं, प्रेशर कितना इस पे दिया? 180। पूरा कॉन्सेप्ट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलता है, तो समझिए आप। यहां से के एच निकाल लेंगे। के एच की वैल्यू आएगी 6.8 10⁻⁻⁴ यूनिट पे अगर आप चर्चा करें तो ये देखिए मोल पर लीटर पर, और ये एटीएम में, मोल पर लीटर और ये एटीएम में, तो क्या यूनिट आएगी? मोल पर लीटर पर एटीएम। अब ये के एच बदलेगा क्या? इस सवाल में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि N2 फिक्स है, पानी फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। तो क्या इस बार के एच भी फिक्स हो गया? अब आप प्रेशर अगर चेंज भी करेंगे तो भी सी प्रोपोर्शनल टू पी है, लेकिन के एच तो वही रहेगा। तो सी इज इक्वल टू के एच इंटू पी फिर से लगा दो। इस बार प्रेशर तुमने क्या कर दिया? 0.78 एटीएम कर दिया, लेकिन के एच तो वही लगेगा जो आप निकाल चुके हैं। कितना? 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां से क्या निकलेगा? कंसंट्रेशन। कौन सा वाला? जो अब डिजोल्व हो रहा है। आंसर किस में आएगा? मोल पर। खींचे। आखिरी दो बातें बचती हैं, खींच डालिए। ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। चले। चित्र बनाइए।
अब सेंटेंस में क्या चल रहा है, चित्रकारी करें जल्दी से। हैं, बना दे क्या तुम्हारी लाइफ कीजिए भैया जल्दी से। बीस सेकंड है आपके पास अभी से। ये तो मेरा फर्ज है। बस कोशिश करो कि चुप रहो ज्यादा से ज्यादा। फिर इससे से जान ही मांग लेते मेरी है। सस्ती पिक्चर देखो तुम लोग आजकल। कहाँ डायलॉग ला रहे हो सस्ते सस्ते। आओ देखें। देखिए वो क्या रहा है सिस्टम में। यहाँ एक वेसल है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन के अंदर वो कंटेन करता है क्या, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके अंदर भरा हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। तो अब जब यहां से ड्राई एयर आएगी और इसमें से गुजरेगी, इसको एक टेम्परेचर पे रखा गया, टी टेम्परेचर पे। तो ड्राई एयर यहां से आई और यहां से गुजरते हुए यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे सॉल्वेंट भरा हुआ है। फिर यहां से निकलते हुए यहाँ निकल गई। फिर यहाँ एनाइडस CaCl2 भरा हुआ है। इससे होती हुई यहाँ से निकल गई ड्राई बन के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ड्राई एयर के पास कोई खास प्रेशर है नहीं, नेग्लेजिबल प्रेशर है। फिर जब यहाँ से वो यहाँ आएगी तो इसके अंदर इसकी वेपर बन रही होगी, तो इसकी वेपर गेन करेगी वो। और इसकी वेपर गेन करके वो मॉइस्ट हो जाएगी। और मॉइस्ट होकर सेचुरेट होगी, फिर यहाँ से निकलेगी। यहाँ से वो क्या बन के निकलेगी, इसके बराबर का प्रेशर गेन कर लेगी जब, तो यहाँ से चली जाएगी। इस यहाँ पे कितना प्रेशर है, PS। तो यहाँ मान लीजिए नेग्लेजिबल प्रेशर के साथ आई, तो इस कॉलम में से उसने कितना प्रेशर गेन किया, PS। और PS बन के यहाँ से चली गई। तो यहाँ से जब निकलेगी तो आप कहेंगे कितना प्रेशर हो गया होगा उसका, PS। फिर वो PS लेके यहाँ से यहाँ जाएगी। फिर यहाँ जाएगी तो यहाँ पे पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट ए अवेलेबल है। पी नॉट ए अवेलेबल है तो यहाँ से वो पी नॉट ए जब तक नहीं बन जाएगी तब तक यहाँ पड़ी रहेगी, इसकी मॉइस्चर लेती रहेगी। और यहाँ से क्या बन के निकलेगी, पी नॉट ए। तो जब यहाँ से निकलेगी तो इसके बराबर का प्रेशर गेन करके पी नॉट ए बन के निकल जाएगी। तो ध्यान से देखें तो यहां से निकली तब कितनी थी, PS। और जब यहां से निकली तो इससे कितना उठाया उसने, कितना प्रेशर, PS। इससे कितना उठाया, पी नॉट ए माइनस PS, क्योंकि PS तो पहले से था। उदाहरण के तौर पे मान लें कि PS की वैल्यू कितनी थी, 95 बराबर। यहां से 95 बन के निकली, पी नॉट ए उससे ज्यादा होगा, तो यहां से 100 बन के निकली। तो 95 यहां से बन के निकल चुकी थी, 100 यहां से बन के निकल रही है। तो बीच में से यहां से तो 5 ही उठाया ना, 5 मतलब कितना, पी नॉट ए माइनस। यहां से जिस रेशियो में वो प्रेशर उठाएगी उसी रेशियो में यहाँ पे वेट में लॉस होगा, क्योंकि इसकी वेपर खा जाएगी। तो यहाँ वेट में लॉस हो रहा है, किसमें, सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में। फिर जो प्रेशर लेकर के वो यहाँ से आएगी वो पूरा यहाँ दे के चली जाएगी और क्या बन के चली जाएगी। तो यहाँ पे वेट में क्या हो जाएगा, गेन कितने का, जितना टोटल यहाँ से गेन लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है यहाँ पे, W1 यहाँ पे। और यहाँ दे के कितना चलेगी, W1 प्लस W2, इसका गेन हो गया। और यहाँ से क्या बन के निकल गई, ड्राई है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कराने का क्या फायदा है, इसके अंदर जो प्रेशर में लॉस होता है और जो वेट में गेन होता है वो दोनों पाए गए लैब में कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली। यहां प्रेशर में कितना लॉस, प्रेशर में, वेट में कितना लॉस, W1। और प्रेशर में कितना गेन, PS। सेकेंड वाले में ये वेट में कितना लॉस, W2। प्रेशर में कितना गेन, पी नॉट माइनस PS। तीसरी बार गलत था। तो यहां पे देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो लॉस इन प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, गेन इन वेट के। पहली वेसल में आइए, पहली वेसल में उसने
उल्टा कर लो, लॉस इन वेट और गेन इन प्रेशर। तो बताइए पहली दोनों वेसल में क्या हो रहा है, गेन इन प्रेशर और लॉस इन वेट। बताओ पहले वाले में क्या बोलोगे, प्रेशर से कितना गेन किया उसने, पीएस, और वहां बल में कितने का लॉस हुआ है, W1। पहली इक्वेशन समझ में आ रही है, जैसे 95 है मान लें, फिर दूसरी से कितना उठाया, पी नॉट ए माइनस पी एस, 500 माइनस 95, और वेट में कितना लॉस हुआ वहां पे, W2। क्या दो इक्वेशन क्लियर है, कि इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर, ठीक है। तीसरी इक्वेशन बनाने जाए अगर आप, तीसरी यहां से बनेगी। देखिए तीसरी जब आप बनाएंगे यहां से वो क्या बन के निकली, मान लो यहां से 95 बन के निकली थी, 5 उठाया यहां से, तो यहां से क्या बन के निकली, 100। तो यहां पूरा देके चली जाएगी 100, यहां 100 देके पूरा चलेगी। तो यहां पे क्या हुआ, प्रेशर में लॉस और वेट में गेन। वेट में किसके गेन हुआ, इसके, और जो यहां से आ रही है उसके प्रेशर में लॉस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि थर्ड वेसल के लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर में लॉस, और क्या हुआ, गेन इन वेट। तो बताओ वेट में कितना गेन, W1 प्लस, और प्रेशर में कितना लॉस, पी नॉट बन के निकली थी 100, पूरा पी नॉट इसको दे जाएगी क्या। तो तीसरी इक्वेशन ये वाली। बताइए तीसरी वाली को क्या पहली दूसरी से भी निकाल सकते थे, इन दोनों को जोड़ के देख लो, इन दोनों को अगर ऐड करो तो यहाँ कितना बन रहा है, W1 प्लस, और इनको जरा जोड़ दो तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके क्लियर। क्या इससे फायदा क्या हुआ, सब करने से फायदा, इनको जरा डिवाइड करिए, कितनी इक्वेशन आ गई हमारे पास, 3, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये, और तीसरी वाली ये। तीनों में से अगर हम डिवाइड करना शुरू करें, पहले सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर दो, सेकंड में फर्स्ट डिवाइड करें तो क्या बन रहा है बताओ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन सेकंड में फर्स्ट पी एस इज इक्वल टू, एक तो ये मिल गया। फिर एक काम करो, थर्ड और सेकंड को डिवाइड कर दो, सेकंड बाई थर्ड, सेकंड बाई थर्ड करो, क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन, हाँ इधर बताओ, इधर बन जाएगा सेकंड, और नीचे चेक करें। इनको आपने पहले भी कभी देखा है, याद करिए जब पहले आप पढ़ते थे तो ये आर एल वीपी है, ये आता था, ये वाला आर एल वीपी है, ये वाला, ये आता था, याद करो एक्स बी, ये वाला, ये है ना रिलेटिव लोअरिंग, इनिशियल वैल्यू लगाएंगे ना नीचे, तो ये आएगा छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस, और डाइल्यूट हो गया तो अप्रॉक्स लगा देते थे, पहले तो ये लिखते थे ना एक्स बी, ठीक है। ये वाला भी निकाला था एग्जैक्टली इक्वल, ऊपर छोटा एन और नीचे ये बदल के बन गया था एग्जैक्टली इक्वल, लिख रहे हैं बराबर, ठीक है। अब ये सब पढ़ने से क्या फायदा है, वो सवाल ऐसा पूछेगा कि तुम मुझे रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब मुझे ये बता दो। अब ये उसने पूछ लिया तुमसे, तुम कहोगे मैं इससे निकाल तो चुके हैं, अब क्यों करें, कहेगा ये सब तुम्हें निकाल तुम तब पाओगे जब ये सब तुम्हें दिए हो, कौन कौन, छोटा एन, और यहाँ कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप यहाँ चेक करिए, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर या यहाँ सॉल्वेंट के कितने मोल पता नहीं, यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट कितना पता नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। सिर्फ क्या दिया है, कुछ अमाउंट है नॉन वोलाटाइल का, वेट भी नहीं दिया, लॉस इन वेट दिया, समझ, थैंक्स। तो यहाँ पे आइए, तो आपको छोटा एन पता है क्या, नहीं, बड़ा एन पता है क्या, उसके बिना निकाल सकते हैं क्या, कैसे, ये जो वेट में लॉस गेन हो रहे हैं इनका, इनके बारे में अगर वो जानकारी दे दे तो क्या W2 अपॉन W1 प्लस W2 कर देंगे, इससे ये निकल आएगा कौन, RLVP, समझ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या निकालने का, RLVP। ये पूछेगा तो भी निकाल लेंगे, क्या करेंगे W2 और, अब बताइए 3 वेरिएबल है खेल के अंदर, कितने सवाल बन सकते हैं इसमें, एक है W1, एक है W2 और एक है ये, देखो पहले में लॉस, दूसरे में लॉस और तीसरे में गेन, इनमें से अगर कोई भी 2 डेटा दे दे तो क्या सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों पता तो ये अपने आप पता, ये दोनों पता W2 पता और ये पता, तो ऊपर वाला निकाल नहीं लोगे माइनस करके, ये दोनों पता तो भी तीसरा वाला पता, कोई भी 2 दे दे तो क्या काम बन जाएगा। लैंग्वेज कैसी आती है, लैंग्वेज कठिन आएगी, आप ऐसे सोचें यहाँ बिल्कुल आसान लग रहा है आपको, सवाल कैसा आता है,
एक ड्राई एयर के सैंपल को मैंने सॉल्यूशन से गुजारा जिसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और टी टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा था, उसके अंदर वेट में लॉस हुआ W1 का, W1 दे देगा क्या। फिर फर्दर मैंने उसको गुजारा सॉल्वेंट में से और उस बल्ब में W2 का लॉस हुआ, फिर उसके अंदर से जो आगे वेपर निकली उसको मैंने गुजार दिया नाइट्रस CaCl2 में से और यहाँ वेट में इतने का गेन हो गया। अगर इस गेन इन वेट, इस लॉस इन वेट और इस लॉस इन वेट में से कोई भी दो डेटा दे दे तो क्या आप निकाल लेंगे बाकी सब बातें? कोई भी दो, समझ रहे हैं? तीनों दे दी तो बात ही खत्म है। लेकिन वो मैक्सिमम सवालों में क्या देता है? दो। कभी ये दोनों देगा, कभी ये दोनों देगा, कभी ये दोनों देगा। सच हो रहा है। इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के लोग कहते मेरा हो गया, मैं चलता हूं। तो क्या सवाल निकालेंगे अभी? ठीक है। आखिरी कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बचता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। कहानी खत्म ही है। 10 मिनट का और मान, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। कल अब क्या उसका गांव जा रहे हो क्या तुम? अगली टन से लौट के नहीं आओगे कल? सक्सेस का शॉर्टकट पढ़ लिया तो हो जाता है। खींचो भैया, ये बना लिया, ये बनाओ पहले तो लैंग्वेज कठिन आती है इसमें, क्योंकि वो ऐसे राइटिंग टाइप लिखा होगा वहां पे, इसमें से गुजारा पे फर्दर उसमें गुजारा करें, मैं कहाँ गुजरूं? तो लोग छोड़ देते हैं सवाल, कह रहे हैं ये लगता है कोई लैब का सवाल आ गया है। चलिए, हो गया। तो तीन में से दो डेटा दे देगा तो भी तीसरा आप ढूंढ सकते हैं। अगले टर्न पे क्या शुरू हो जाएगा? आयनिक। अब नया चैप्टर शुरू करने के लिए कई लोग आएंगे नए नए, कहेंगे अब यहां से शुरू करता हूँ 3 लेक्चर के लिए, फिर 4 लेक्चर बाद कहेंगे अब नया लाओ। पढ़ाई लिखाई मजे की चीज थोड़ी है। आप मजा यहाँ ढूंढेंगे तो मजा नहीं मिलेगा यहाँ। मजा, सुख और आनंद, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। मजा सबसे तुच्छ चीज है, उसके ऊपर सुख आता है, फिर आनंद होता है। तो हम आनंद देते हैं। मजा तो बहुत लोग दे लेंगे। चले, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट पे आइए। एंटी फ्रीजिंग एजेंट देखिए नाम से ही पवित्रता झलक रही है, जो जमने से रोक दे। तो ऐसे एजेंट्स के अंदर OH ग्रुप होते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में कई लोग OH ग्रुप ले लेते हैं, बाहर निकलते कि मेरे को ठंडी नहीं लगती है ना, हाँ सैंडो बनियान पहन के घूम रहे हैं, बरमुडा पहन के, कि मेरे को नहीं लगती। वो 1 घंटे के लिए बोलते हैं बात, लेकिन अगले दिन पता लगा लेटे पड़े हॉस्पिटल में। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट यही इसी प्रकार का कार्यक्रम है इसका। अब थोड़ा सा टेक्निकल बातें करें। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप पहाड़ियों पे चले गए, मैदानी इलाके से, ये आपकी गाड़ी है, यानी दो ही चक्के, दो पीछे हैं। अब देखिए, उधर से देखेंगे दो देखेंगे। अब क्या करें कि इसको जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैदानी इलाकों में पहले आप थे, यहाँ से आप ऐसे चलते 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 वहां गए, तो क्या होता है कि यहाँ कार में रेडिएटर होता है आगे, तो इस रेडिएटर के अंदर
पानी भर के रखते हैं जिससे कि थोड़ा ठंडा बना रहे इंजन के अंदर रेडिएटर। तो ये रेडिएटर थोड़ा ठंडा रहता है जिससे कि इंजन बंद ना हो, अपना चलता रहे, इंजन गर्म ना हो, इसमें पानी भर के रखते हैं। अब आप मान लीजिए पहाड़ जमीन पे चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैदानी इलाकों में। पहाड़ी पे चले गए, पहाड़ी पे टेम्परेचर -2 डिग्री, और आप अपनी वही रेडिएटर में पानी भर के चले जा रहे हैं, वो पानी जम गया। पानी जम गया तो रेडिएटर चोक कर जाएगा, इसके अंदर जो पाइप पाइप है वो सब चोक कर जाएंगे, पता लगा फ्यूल का फ्लो ही बंद हो गया, तो गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी नीचे फिर आप ऊपर। सीक्वेंस समझ रहे हैं? ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में कुछ मिला के ले जाते हैं। पानी में जो मिलाते हैं वो कौन होता है? वो होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये जमने से रोकता है, फ्रीज होने से बचाता है। कैसे बचाता है? डिप्रेशन ले आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, बराबर। लेस वोलाटाइल है, बहुत कम वोलाटाइल होता है ये, तो ये क्या करता है, डिप्रेशन ले आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो डेल्टा टीएफ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी को कैसे खोल के लिखें? छोटा डब्ल्यू M1 बड़ा डब्ल्यू। इसमें ये बताओ कि छोटा डब्ल्यू किसका मास है, न्यूमेरिकल मान लो आएगा, तो छोटा डब्ल्यू किसका मास होगा? एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मास, यही सॉल्यूट है हमारा, बराबर। M1 किसका मोलर मास है? इसी का। डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू ये है पानी का मास, समझ रहे हैं? कि 1000 किसका, कोई रख लो है। केएफ किसका है? पानी का। तो ये सब लगा लेंगे सवाल में दिया होगा, तो ये लगा के क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टी, और पता कर लेंगे कितने का डिप्रेशन हुआ। अगर डिप्रेशन ठीक ठाक हो गया तो जमने से पानी बच जाएगा। कब बचेगा? जैसे मान लो -2 डिग्री है बाहर का तापमान, है ना, या -1 डिग्री है मान लो बाहर का तापमान, थोड़ी कम ठंड कर देते, तो मान लो -1 डिग्री बाहर का, और तुमने डिप्रेशन कितने का लिया है? 2 का, है ना, 2 का डिप्रेशन लिया, तो अब तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट अब -2 हो गया, किसका? सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन कितने पे जमेगा? -2 पे या -2 के नीचे? दोनों पे जमेगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट -2 हो गया है तो -2 पे भी जमेगा और उसके नीचे भी जमेगा। लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है? -1 है, तो उससे ऊपर या नीचे? -1 -2 से कैसा होता है? अरे मार ही डालोगे भैया। -1 जीरो, पहले तो जीरो से आएगी, और ले लो +1, 0, -1, -2, तो -1 ऊपर है ना, तो बाहर थोड़ा गर्म माहौल है रिलेटिवली, हमको जितना चाहिए उसके कंपेरेटिवली। अपने को कितना मांगता है? -2, वो क्या लेके बैठा है? तो जमेगा नहीं जमेगा? नहीं जमेगा, क्योंकि जमेगा किस पे? -2 है उससे, तो जमने से बच जाएगा। ये तरीका है। इसमें भी डिटेल में थोड़ी बात कर लेंगे, 5 मिनट और, कल खत्म कर देंगे इसको। इसको नोट कर लें, क्लास बंद कर दें, नेक्स्ट सन पे 5-7 मिनट में खत्म करके, और फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, डेफिनेटली तो आने शुरू होगा, है? क्या देते हैं? क्या मांगता है? जिंदगी नए सिरे शुरू करने वाले लोग आ जाएंगे, हैं?